राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास ने खुद अपने हाथों से अपने बेटे बहू को मार डाला। निशा रोज की तरह अपने सारे काम निपटाकर नहाने गई ही थी कि अचानक सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती नहीं है क्या? रसोई के सारे काम निपटाने के बाद अब नहाने का समय मिला था, लेकिन उसे इस कर्कश आवाज की आदत हो चुकी थी। दिन में सास की हर समय एक न एक शिकायत उसके कानों में गूंजती ही रहती थी और अब भी ये कोई नई बात नहीं थी। निशा ने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला, जल्दी से कपड़े पहने और दौड़ते हुए सास सुमित्रा देवी के कमरे में पहुंची। सुमित्रा देवी गुस्से में चिल्ला रही थी। अरे तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। देख, ये पानी कमरे में फैल गया है। पोछा लगाया था या नहीं? निशा डरते हुए बोली। माँ जी, लगाया तो था। सुमित्रा देवी ने फिर चिल्लाकर कहा, तो ये पानी कहाँ से आ गया? अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डियां टूट जाती। किस्मत ही खराब है जो तेरे जैसी कामचोर को मेरे बेटे ने पसंद किया। अरे बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे और ये भिखारन पल्ले पड़ गई। निशा समझ रही थी कि सुमित्रा देवी जानबूझकर उसे तंग कर रही हैं। निशा ने बिना कुछ कहे फर्श पर गिरे पानी को साफ किया और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसके मन में यह सोचते हुए हल्की थकान से उसकी आंखें बंद हो गईं कि अगली बार किस बहाने से सास बुलाएंगी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब से निशा इस घर में आई थी, उसके पति हिमांक के ऑफिस जाते ही सुमित्रा देवी उसे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लेती थी। हर दिन एक नई शिकायत, एक नया आरोप। निशा समझ गई थी कि उसकी सास को तंग करने का बस एक बहाना चाहिए और नहीं तो वो खुद बहाने गढ़ने में माहिर थी। निशा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और घर की शांति बनाए रखना चाहती थी। लेकिन यह दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इस तरह की क्यों हो गई। कभी वह एक बिंदास और मजबूत लड़की हुआ करती थी जो स्कूल कॉलेज में किसी के लिए भी लड़ने को तैयार रहती थी, लेकिन अब अपने ही घर में वह खुद के लिए नहीं लड़ पा रही थी। शाम को जब हिमांक घर आता तो निशा बहुत सारी बात करने की सोचती, लेकिन हिमांक अक्सर थका हुआ होता और अगर वह कुछ कहती भी तो वह माँ की शिकायतों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। सुमित्रा देवी भी बेटे के सामने तो बहुत अच्छी दिखती, लेकिन जब हिमांक घर से बाहर जाता तो उनका असली रूप सामने आ जाता। सुमित्रा देवी की सबसे बड़ी नाराजगी निशा के साथ दहेज को लेकर थी, क्योंकि निशा एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी, लेकिन साथ ही एक गरीब परिवार की बेटी थी। हिमांक तो उसकी सुंदरता और पढ़ाई देखकर उस पर मोहित हो गया था और उसी से शादी करने का फैसला किया। माँ ने कई बार मना किया क्योंकि उनके हिसाब से वह बहुत गरीब परिवार था और वहाँ से कुछ भी नहीं मिलना था। फिर भी निशा के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया था, लेकिन सुमित्रा देवी को कभी संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि उन्हें और भी कुछ मिलना चाहिए था। इसीलिए वह हमेशा हर रोज निशा से नए नए तरीके से बदले लेती रहती थी, उसे पूरी तरह से सताती रहती थी, उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देती थी। फिर भी निशा सब सहन कर जाती थी क्योंकि वह अपने पति हिमांक से बहुत प्यार करती थी। और तो और उन्होंने घर की नौकरानी को भी हटा दिया था और सारे घर का काम निशा के जिम्मे आ गया था। निशा ने कई बार सोचा कि वह इस मुद्दे पर हिमांक और सुमित्रा देवी के साथ बैठकर शांति से बात करेगी, लेकिन कभी समय ही नहीं मिला। हर दिन एक नई समस्या, एक नया बहाना। एक दिन जब निशा सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी और सुमित्रा देवी बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी, तो जैसे ही निशा उनके पास पहुंची, सुमित्रा देवी ने अचानक बिना देखे एक जोरदार लात मारी और चिल्लाई, अरे तुझ में अकल नाम की चीज है या नहीं? तुझे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, फिर भी यहाँ झाड़ू लगाने चली आई। निशा ने चुपचाप सब सहन किया, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी, सुमित्रा देवी ने फिर से पैर चलाया। अरे जाती है या नहीं, या मुझे बीमार करके ही छोड़ेगी? और इस बार निशा का सिर दीवार से टकरा गया। निशा दर्द से करहा उठी, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। तभी सुमित्रा देवी ने फिर से उसे लात मारी।
और इस बार निशा बेहोश हो गई। सुमित्रा देवी ने उसे कोसते हुए कहा, अरे मर गई क्या? उठ, अभी बहुत काम पड़ा है। लेकिन जब 4-5 बार जोर जोर से आवाज देने पर भी निशा नहीं उठी तो सुमित्रा देवी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत हिमांक को फोन किया। हिमांक तुरंत निशा को अस्पताल ले गया, लेकिन सुमित्रा देवी की बड़बड़ाहट बंद नहीं हुई। वह अस्पताल में भी कह रही थी, यह सब इसका नाटक है, सिर्फ काम से बचने के लिए। हिमांक को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह यह देख रहा था कि उसकी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही है, फिर भी माँ को सिर्फ काम की पड़ी है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी निशा की जान नहीं बच पाई। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हिमांक अब टूट चुका था और सुमित्रा देवी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह अपने बेटे पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगी, लेकिन हिमांक सदमे से उबर ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे पड़ोसियों से उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चलने लगी। सबने सुमित्रा देवी के बुरे बर्ताव की कहानियां सुनाई और हिमांक के आत्मग्लानि से भरे चेहरे पर भी लोगों की निगाहें थीं। वह खुद भी समझ गया था कि उसकी पत्नी की मौत का कारण उसकी माँ ही है, लेकिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था। धीरे धीरे हिमांक डिप्रेशन में चला गया और ज्यादा दिन तक इस बोझ को नहीं ढो पाया और एक दिन हार कर उसने खुद को पंखे से लटका लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आज सुमित्रा देवी की जिद और उनके गलत व्यवहार के कारण उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब सुमित्रा देवी के घर में बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। वह दिन भर बड़बड़ाती रहती थी, अरे बहू कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई, जल्दी आ, घर गंदा पड़ा है। लोग रोज उनके घर से आती इन आवाजों को सुनते रहते थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं जाता था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि सुमित्रा देवी को पागल खाने में भर्ती करा दिया गया था और उनके घर को किसी दूर के रिश्तेदार ने सस्ते दामों में बेच दिया था। दोस्तों, क्या पैसा इतना जरूरी होता है कि उसके लिए व्यक्ति अपने परिवार को बर्बाद तक कर डालता है? पैसे के आगे सुमित्रा देवी ने अपनी बहू की कीमत शून्य रखी। उनके हिसाब से उनकी संस्कारी बहू किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वह पैसा नहीं लाई थी। क्या पैसा ही सब कुछ है? इस बारे में आप सब लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।